एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे बेटा आप सभी? आशा है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। मस्त रहो बेटा, खुश रहो सभी। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर कल हमने करवाया था अट नहीं रही है। पिछली वीडियो में था अट नहीं रही है चैप्टर, उसके हमने करवाए थे एक्सप्लेशन। तो ये छोटी सी कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके राइटर हैं और चैप्टर नंबर 4 है ये। तो ये बहुत ही छोटी सी कविता है और इसमें क्या एक्सप्लेशन है, फागुन मास का वर्णन है कि फागुन मास में क्या क्या होता है। तो फागुन मास में क्या होता है बेटा, चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा हरियाली हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी सुंदरता है चारों तरफ। आपने देखा होगा ना, जब मार्च महीना आता है, फरवरी महीना आता है, तो खेतों में भी आपने देखा होगी जो फसलें होती हैं वो बहुत ही सभी पौधे एकदम पूरे उस पर कहते हैं ना, पूरे उस जोश में होते हैं और सभी ग्रीन ग्रीन होते हैं चारों तरफ, और सरसों वगैरह के फूल आए हुए होते हैं। तो चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा सुंदरता होती है, कहीं लाल कोपलें, कहीं हरे कोपलें, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता होती है। और चारों तरफ जहाँ भी हम क्या कहते हैं सांस लेते हैं तो चारों तरफ खुशबू आती रहती है। ठीक है, और ये इसमें चैप्टर में यही समझाया, अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। फागुन मास की जो सुंदरता है, चमक है, वो समा नहीं रही है, इसमें सिर्फ यही है। तो इसके एक तो वर्ड मीनिंग आप चैप्टर के बुक में दे रखे हैं, वो देख लीजिए। हल्का सा इसको मैं जूम कर देती हूँ ऐसे। ओके, देखो धराधर होता है बादल। तो इसमें कविता में बताया है, बादलों को कहा है कि हे बादल तुम गरजो, इस तरह के उत्साह वाले चैप्टर में था बेटा ये बादल वाला। ठीक है, उत्साह है और फिर है अट नहीं रही, दोनों के वर्ड मीनिंग इकट्ठे दे रखे हैं। और उन्मन होता है कहीं मन न टिकने की स्थिति। अब अनमना मन, यानी जब मन नहीं लगता तो उसको कहते हैं उन्मन। निदाग गर्मी, इसमें चैप्टर में आया था ना उत्साह वाले में, इस निदाग गर्मी से सबको राहत दिलाओ तुम बरसो, है ना, तुम गरजो। सकल होता है सब सारे, आभा होता है चमक, व्रज होता है कठोर, और अट होता है समाना, यानी कि तुम्हारी जो प्रकृति की सुंदरता वो समा नहीं रही है। पाठ होता है जगह जगह, और शोभाश्री होता है सौंदर्य से भरपूर, और पट होता है समा नहीं रही है। अट और पट दोनों का सेम ही अर्थ है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके वर्ड मीनिंग। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर ये करेंगे। उत्साह के क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे और इसमें है सिर्फ 5 क्वेश्चन। तो मैं अभी इसको इतने अच्छे से आपको समझा दूँगी कि आपको अभी लर्न हो जाएंगे, बाद में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो ये उत्साह वाला हो गया। अब हम करेंगे इसके इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर है इसके 5। तो सबसे पहले ये देखिए, अट नहीं रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा दिख रहा है ना? ठीक है। अब छायावाद की एक खास विशेषता है। देखो ये कविता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये एक छायावादी कविता है। तो छायावाद की क्या विशेषता होती है वो ध्यान रखेंगे कि छायावाद में क्या होता है, अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया में सामंजस्य बैठाना। जो हमारे अंदर के जो भाव हैं और जो बाहर की दुनिया है उनके बीच में तालमेल बैठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा स्पष्ट होती है? देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी है, छायावादी कविता है और सूर्यकांत त्रिपाठी इसके राइटर हैं। और इसमें ये बताया गया है कि छायावाद की एक खास विशेषता यह होती है, अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। तो कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा स्पष्ट होती है, तो ये आपको बताना है। तो आपको ये 4 ये दे रखी है ना, कविता की जो लाइन है वो ही लिखनी है। ठीक है, तो इसमें देखो, छायावादी कविता प्रकृति वर्णन द्वारा कवि के मन के भावों को भी वर्णन करती है। उसका प्रमाण पर निम्नलिखित पंक्तियों में दिखाया गया है। कवि है वो अपने मन के भावों को दिखा रहा है, इसमें ये बताया। तो कौन कौन सी वो है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने का नभ में तुम पर कर देते हो। इसमें ये अर्थ मैंने उसमें पिछली वाली वीडियो में समझा दिया है। वो ये है कि तुम्हारी जो आभा है, जो चमक है, वो प्रकृति में समा ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा चमक हो गई है, सट नहीं रही, समा नहीं रही है। जब भी सांस लेते हैं हम, कहीं पर भी घर भरे हुए हैं, सब चारों तरफ सुंदरता और खुशबू महक हो रही है। उड़ने को नभ में, और उड़ने को जो आकाश में जो पक्षी होते हैं वो उत्साह से उड़ने के लिए आकाश में तैयार हैं, पर कर देते हैं, उनके पर कर रहे हैं उड़ने को।
ठीक है बेटा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए ऐसे, ठीक है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही, यानी कवि कह रहा है कवि की आंखें हैं वो फागुन में इतनी सुंदरता है तो वो हट क्यों नहीं है, ऐसा उसमें चैप्टर में क्या दिखाया गया है तो वो बताना है। तो फागुन का महीना बड़ा ही मतवाला, देखो ये मैं अंडरलाइन कर भी है, अक्सर आपको याद कर, मतवाला है, सुंदर है, मस्त है, शोभाशाली है। जो फागुन का महीना होता है मतवाला होता है, सुंदर होता है और मस्त होता है और शोभाशाली होता है। इस महीने में प्राकृतिक वातावरण में रंग बिरंगे फूल और लाल पत्ते दिखाई देते हैं। तो जो प्राकृतिक वातावरण है, जो फागुन का जो महीना आता है उसमें वातावरण में रंग बिरंगे तो फूल खिलते हैं और लाल लाल पत्ते भी दिखाई देते हैं। खेल खलियानों और बाग बगीचों में प्रकृति की सुंदरता कवि की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो खेत हैं, जो खेतों में देखा ना कितनी हरियाली होती है और बाग बगीचों में कितने फूल खिल जाते हैं, तो सबकी सुंदरता कवि को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर खींचती है। आम व्यक्ति भी पेड़ पौधों और लाल लाल कोपलों तथा हरे पत्तों से लदे हुए वृक्षों को देखकर आनंदित, लोग नॉर्मल आम आदमी भी इतनी सुंदरता को देखकर हो जाएंगे ना खुश, सब बहुत ही आनंदित होते हैं। तो इसलिए कवि की आँख प्रकृति की सुंदरता से हट ही नहीं रही है, कवि की आँख प्रकृति की सुंदरता से हट ही नहीं रही है, सट ही नहीं रही है, अट ही नहीं रही है। आप सब लिख सकते हो, ठीक है। तो आप और 2-4 लाइनें ऐड कर सकते हो कि उसमें फागुन के महीने में बहुत ही सुंदरता होती है, चारों तरफ बहुत ही सुंदरता होती है, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है, सब तरफ हरियाली होती है, खुशियाँ होती है, सब में उत्साह रहता है और उमंग रहता है, ठीक है बेटा। तो यही है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। प्रश्न में ये बताया गया है कि जो कविता में कवि ने जो प्रकृति की सुंदरता है उसको व्यापकता मतलब बहुत अधिक ज़्यादा दिखाया गया है, तो कहाँ कहाँ दिखाया गया, कैसे दिखाया गया है, वो वर्णन बताना आपको। तो कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक रूपों में किया है, उसकी जो सुंदरता है वो बहुत अधिक रूपों में किया है। इस महीने में हर दिशा में सौंदर्य, चारों दिशाओं में, इस महीने में जो फागुन के महीने में चारों दिशाओं में हर दिशा में सौंदर्य होता है और उल्लास, चारों तरफ खुशियाँ, उल्लास, उत्साह सा दिखाई देता है। फागुन मास की सुंदरता सर्वव्यापक है, यानी कि फागुन मास में चारों ही तरफ सर्वव्यापक सब कहीं बहुत ही सुंदर होता है। सभी पेड़ पौधे लाल लाल कोपले होती है, देखा होगा ना आपने फागुन मास में क्या होता है, लाल लाल कोपले पेड़ों पे भी निकलती है छोटी छोटी, और हरे पत्तों से लद जाते हैं। प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है कि फूलों की सुगंध के कारण पूरा ही वातावरण बहुत ही अधिक महक उठता है, चारों तरफ बहुत ही खुशबू होती है। सर्वत्र सुंदरता और मादकता का वातावरण छा जाता है। सर्वत्र मतलब चारों तरफ सब जगह सुंदरता होती है और मादकता का वातावरण होता है। कहीं फागुन सांस लेता हुआ दिखाई देता है तो कहीं पर पक्षियों के रूप में उड़ान भरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो वही लाइनें हैं, पक्षियों का उड़ान भरता हुआ, यानी पक्षी भी उत्साह से उड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत ही सुंदर मौसम होता है, फागुन का समय बहुत ही खूबसूरत होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से अलग है। तो फागुन मास क्या होता है कि फागुन मास बहुत ही सुंदर होता है, वहाँ का जब वातावरण बहुत ही मस्त होता है, चारों तरफ हरियाली, सब क्वेश्चनों में यही लाइनें आ रही हैं। तो फागुन मास है वो सर्वत्र मस्ती छाई रहती है, फागुन मास में हर जगह मस्ती छाई रहती है। और इस ऋतु के आते ही पेड़ पौधे लाल लाल पत्तों, पेड़ पौधे होते हैं लाल लाल पत्ते, कोपले आ जाती हैं, हरे पत्ते, फूल पत्ते, मतलब लाल हरे और छोटे छोटे कोपलों से लद जाते हैं पेड़। सर्वत्र सुगंधित वायु, और जब छोटे छोटे फूल सब कहीं आ जाते हैं, कोपले आ जाते, चारों तरफ सुंदर सुंदर खुशबू, सुगंधित वायु मतलब वायु संचरण हो लगती है। वायु में भी मतलब हवा में भी, संचरण मतलब घूमना, तो हवा में भी सुंदर सुंदर अच्छी खुशबू घूमने लगती है। यही नहीं, फागुन मास की बसंत ऋतु लोगों में उत्साह और मस्ती उत्पन्न, ये लाइन आपको जरूर याद करनी है। जो फागुन मास है ना, वो बसंत ऋतु लोगों में क्या करती है, उल्लास और मस्ती उत्पन्न कर देती है। क्या करती है, उल्लास और मस्ती उत्पन्न कर देती है। यहाँ तक कि पक्षी और भंवरे भी इस ऋतु में प्रसन्न नजर आते हैं। फागुन मास में क्या होता है, पक्षी और भंवरे भी पर बहुत ही खुश नजर आते हैं, प्रसन्न नजर आते हैं। इस प्रकार क्या होता
उल्लास में समय वातावरण अन्य ऋतुओं में देखने में नहीं मिलता। इतना अच्छा अन्य ऋतुओं में ऐसा उल्लास नहीं मिलता देखने को, इतनी सुंदरता भी नहीं मिलती। इसलिए फाल्गुन अन्य ऋतुओं से सबसे अलग होता है। इसलिए फाल्गुन मास को बहुत अधिक सभी लोग पसंद करते हैं और चारों तरफ खुशियाँ होती है, सभी बहुत खुश होते हैं, सभी में नई ऊर्जा भरी रहती है, चारों तरफ सुंदर सुंदर खुशबू फैली रहती है। और इसमें आप ये भी लाइन ऐड कर सकते हो कि इसमें क्या है कि प्रकृति इतनी सुंदर खुशबू और फूलों से लद जाती है, भर जाती है, जैसे प्रकृति ने पूरा फूलों का हार पहन रखा हो, है ना। आया था ना इस कविता में, तो वो लाइन भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आशा सभी को याद हो रहेंगे बेटे, बड़े आसान है क्वेश्चन। ठीक है, समझ लेना और खुद से कोशिश किया करो, खुद से एक्सप्लेन करना सीखिए। ओके, कभी भी ये नहीं है कि जिसने करा दिए वही रट लिए, नहीं, खुद से आप समझिए उनको क्या पूछा है और क्या उसमें कविता में या चैप्टर में उसका आंसर समझाया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देना सीखिए, खुद से करिए, समझ लीजिए कहीं से भी, लेकिन याद नहीं करना वो कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 5, इन कविताओं के आधार पर, जो ये कविता है इसके आधार पर निराला के, सूर्यकांत त्रिपाठी इसके निराला है, तो काव्य शिल्प की विशेषता है कि इसमें काव्य शिल्प में क्या क्या चीज़ें बताई गई है, कौन से अलंकार है, कैसी उसकी रचना है, ये सब दिखाने होते हैं। तो इसमें करेंगे इसका आंसर में, काव्य शिल्प का अर्थ है कविता का कला पक्ष, यानी कि कौन सी कला का कौन सी कला इसमें दिखाई गई है। तो काव्य शिल्प का क्या अर्थ होता है, कला पक्ष। इसे हम अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं, यानी क्या अभिव्यक्ति दिखाई गई है। निराला जी ने इस कविताओं में संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, एक तो निराला जी ने क्या किया है, तत्सम प्रधान शुद्ध हिंदी, एक तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो अक्षर आपको याद करने हैं, ये शुद्ध हिंदी तत्सम भाषा का प्रयोग उसने किया है। कवि का शब्द कैसा है, सर्वथा उचित है और सटीक है, यानी कवि ने कविता में जो भी शब्द बोले हैं वो सर्वथा उचित हैं और सटीक हैं, यानी कि बिल्कुल सीधे साधे और सटीक भाषा में उसने अपनी बातों को एक्सप्लेन किया है और थोड़े शब्दों में कहा है। लेकिन कहीं कहीं वे ठेठ ग्रामीण शब्दों का भी, यानी कि कवि का जो शब्द है सर्वथा उचित भी है और सटीक भी है, लेकिन कहीं कहीं जो क्या है वो ग्रामीण भाषा का भी प्रयोग किया हुआ है उसने। इसमें कहीं कहीं ठेठ ग्रामीण यानी ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है। और कवि ने इन कविताओं में नाद सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा है। एक ये भी नाद सौंदर्य को भी याद कर सकते हो। इस कविताओं में नाद सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा है। गति शैली की विशेषताएं, यथार्थ संक्षिप्तता, यानी कि संक्षिप्तता मतलब छोटा रूप, अनुभूति दिखाई है, गेयता दिखाया है और प्रवाहमयी भाषा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कवि ने क्या किया है, संक्षिप्तता दिखाई है, अनुभूति और गेयता मतलब गीत की तरह, और प्रवाहमयी भाषा होती है कि वो भाषा बहुत ही प्रवाहमयी लग रही है। कविताओं में देखने को ये सब मिलते हैं। और जो छायावादी कविताएं होने के कारण कवि ने सांकेतिक, छायावादी कविताएं होती है वो क्या होती है, सांकेतिक और प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया है। सांकेतिक मतलब संकेत करके बताना, इशारा करके बताना। तो छायावादी कविता होने के कारण इसमें कवि ने क्या किया है, सांकेतिक और प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग भी किया है। छंद मुक्त में रचित इन कविताओं में निराला जी ने कौन कौन से अलंकार दिखाने हैं, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, ये और विशेषोक्ति और मानवीकरण अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण देखो, एक तो ये आपको बताने हैं इसमें पूरी कविता में क्या क्या है, पुनरुक्ति, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार जो दिखाए गए हैं। और इसमें मानवीकरण अलंकार का ये 4 लाइनें आपको इसमें याद करके इसमें लिखनी भी है। तो कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो। ठीक है, तो ये 4 लाइनें आपको याद भी करनी है और इसमें क्वेश्चन में ये लिखनी भी अगर आ जाए तो इसमें कविता में ये काव्य शिल्प की ये विशेषताएं हैं, मतलब काव्य शिल्प में क्या क्या होता है ये बताना होता है। तो ये भी याद रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी इसके राइटर हैं निराला जी, और इसमें ये एक छायावादी कविता है, अट नहीं रही है, सट नहीं रही है। ठीक है, और आशा है सभी को क्वेश्चन याद हो गए होंगे और बहुत ही छोटी है, अगर इसको याद करना चाहो तो आप याद भी कर सकते हो पूरी कविता को। और क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, याद हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।
ओके। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है, किस तरह, ताकि मुझे ये थोड़ा पता चले कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या ठीक है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।